आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भाषा की वर्णमाला। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। उन्हें अक्षरों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने उन सभी विद्यार्थियों के लिए सोचा कि क्यों ना उन्हें बेसिक लेवल से बताया जाए ताकि उनकी कठिनाइयाँ दूर हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला होती है, उसी प्रकार से हमारी संस्कृत की भी वर्णमाला होती है, क्योंकि ये दोनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वर्णमाला में किन किन अक्षरों का प्रयोग होता है और उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, वे स्वर वर्ण हैं। हमारी हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 13 है, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वर वर्णों की संख्या हमारी हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, लेकिन संस्कृत भाषा में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है, जिसमें दीर्घ री और लृ ये संस्कृत भाषा के स्वर वर्ण हैं, जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से इन दो वर्णों के कारण संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। अब हम इन वर्णों का उच्चारण देखेंगे कि इन स्वर वर्णों का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो आप देखेंगे कि अ और आ का जब हम उच्चारण करते हैं, अ और आ, तो इन दोनों वर्णों के उच्चारण में कंठ से ध्वनि निकलती है, अर्थात अ और आ का उच्चारण कंठ से होता है। उसी प्रकार से जब हम ई और ई का उच्चारण करते हैं, तो ई और ई के उच्चारण में ये ध्वनि जो है हमारी तालु से निकलती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु है। उसी प्रकार से जब हम ऊ और ऊ का उच्चारण करते हैं, तो ये ध्वनि ओठ से निकलती है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है। कंठ ऊ का उच्चारण स्थान ओठ है, केवल ओठ से होता है ऊ। अब जब हम री का उच्चारण करते हैं, तो री में हमारी जो ध्वनि है वो कंठ से और तालु से, दोनों से निकलती है, कंठ और तालु। तो री का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। जब हम ई ए का उच्चारण करते हैं, ई और ए का उच्चारण, तो हमारी ध्वनि जो है ई और ए, तो ये ध्वनि भी हमारी कंठ से और तालु से निकलती है। तो इसको हम बोलते हैं कंठ तालव्य, यानी कि इसका उच्चारण कंठ और तालु से हो रहा है, यानी ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और इसको हम कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार जब हम ओ और अ का उच्चारण करते हैं, तो ओ और अ की ध्वनि कंठ और ओठ से निकलती है, इसलिए इसको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। ओ और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है, क्योंकि ये ध्वनि कंठ और ओठ दोनों से होकर के निकलती है, इसलिए ओ और अ को कंठोष्ठ वर्ण कहती हैं। ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, इसलिए ए और ए को कंठ तालव्य कहती हैं। री का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, इसलिए इसको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। और ऊ और दीर्घ ऊ का उच्चारण ओठ से होता है, इसलिए ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। ई और दीर्घ ई का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। और अ और आ की ध्वनि कंठ से निकलती है, इसलिए इसे कंठ वर्ण कहा जाता है।
अब आपने स्वरों का उच्चारण स्थान और इसकी संख्या समझ ली होगी। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इन स्वरों में ये 5 स्वर जो हैं अ, ई, उ, री और लृ, अ, ई, उ, री और लृ, ये पांचों मूल स्वर हैं, अर्थात इनका उच्चारण बिना किसी अन्य स्वर की सहायता के होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त उ, री, ए, ओ और औ ये संधि स्वर अथवा संयुक्त स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण 2 स्वरों की सहायता से होता है। अब आप देखेंगे कि जब हम ऊ के साथ हम ऊ जोड़ते हैं तो बड़ा ऊ बनता है, यानी 2 ह्रस्व ऊ, 2 मूल स्वर के ऊ जो हैं वो मिल करके दीर्घ ऊ बनता है। इसलिए दीर्घ जो है ऊ और ऊ की संधि से बना है, तो बड़ा ऊ संधि स्वर के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से ई के साथ ई जब मिलता है तो दीर्घ ई हो जाता है, और री के साथ जब री मिलता है तो दीर्घ री हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दीर्घ ऊ, दीर्घ ई और दीर्घ री का निर्माण जो है 2 ह्रस्व ऊ के मिलने से दीर्घ ऊ बना है, ई और ई के मिलने से दीर्घ ई बना है, और री के मिलने से दीर्घ री बना है। यही कारण है कि इसे संधि स्वर कहते हैं। काहे कि 2 ह्रस्व सजातीय ह्रस्व वर्ण जो हैं आपस में मिले हैं, यानी उ और उ आपस में मिलकर के दीर्घ हुआ है, ई और ई आपस में मिलकर दीर्घ ई हुआ है, और ई आपस में मिलकर दीर्घ री हुआ है। लेकिन उ और उ दोनों सजातीय हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान एक ही है, तो इसलिए ये सजातीय वर्ण हुए। अर्थात जब 2 सजातीय वर्ण आपस में मिलकर के दीर्घ होते हैं तो वहाँ पे दीर्घ स्वर की रचना होती है। तो इस प्रकार से ये जो है संधि स्वर है। अब आप देखेंगे ये संधि स्वर इसलिए है क्योंकि इसमें समान स्वर आपस में मिल करके दीर्घ हुए हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ए, ओ और औ ये जो है संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 विजातीय स्वर अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चारित स्वर जो हैं आपस में मिले हैं, और जिसके कारण इसकी रचना हुई है। तो चलते हैं हम लोग ए, ओ और अ की ध्वनि को देख लेते हैं कि इसकी रचना किस प्रकार से होती है। ए की ध्वनि का निर्माण जो है अ जोड़ ई के मिलने से हुआ है, और ई की ध्वनि आपस में मिलकर के ए की ध्वनि का निर्माण होता है। उसी प्रकार से ए के लिए अ के साथ ए मिलता है, अ के साथ जब ए मिलेगा तो ए का निर्माण होता है, और ओ की ध्वनि जो है अ के साथ उ के मिलने से ओ बनता है, अ के साथ उ के मिलने से ओ बनता है, और इसी प्रकार अ जो है अ के साथ ओ के मिलने से बनता है। अ के साथ जब ओ की ध्वनि मिलती है तो अ बनता है, अ के साथ उ की ध्वनि जब मिलती है तो ओ स्वर का निर्माण होता है, और अ के साथ जब ए की ध्वनि मिलती है तो आई स्वर का निर्माण होता है, और अ के साथ ई की ध्वनि मिलने से ए का निर्माण होता है। इन सभी संयुक्ताक्षरों का प्रयोग आपको संधि के समय पड़ता है। जब हम संधि टॉपिक पढ़ते हैं तो उस समय 2 वर्णों को आपस में मिलाकर के परिवर्तन जो होता है इसी वर्णमाला के कारण होता है। तो आपको ये विषय जो है संधि में भी सहायक होगा। अब हम लोग चलते हैं क ख ग यानी कि व्यंजन वर्णों के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से होता है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण करना मुश्किल है। तो
प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा रहता है। जब इसमें से हमें स्वर को अलग करना होता है तो हम इसके नीचे हल का निशान दे देते हैं। हल का निशान का मतलब होता है कि ये जो है आधा व्यंजन है, यानी इसमें अ की ध्वनि मिली हुई नहीं है, यह स्वर रहित है। ये जाकर के आपका शुद्ध व्यंजन हो जाता है। किसी भी व्यंजन में अगर आप हल्का निशान दे देते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। जैसे अगर हमें द लिखना है तो हम द के नीचे अगर हल्का निशान देंगे तो ये इसमें से जो अ स्वर है जो प्रत्येक व्यंजन में जुड़ा हुआ रहता है तो वो यहाँ से लुप्त हो जाता है। यहाँ पे वो ऐड नहीं रहता, यहाँ पे संयुक्त नहीं रहता है। और अगर हमें द के साथ जब अ की ध्वनि को जोड़ना होगा तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाता है द। इस प्रकार से इन सभी व्यंजनों के साथ जो है अ की ध्वनि जुड़ी रहती है। इसीलिए परिभाषा में ये कहा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब एक बार हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। जब हम क, ख, ग, घ और अंग का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि यह ध्वनि कंठ से निकल रही है। इसलिए क, ख, ग, घ, अंग को कंठ वर्ण कहते हैं। और चूंकि ये वर्ण जो है हमारी मुंह के जो पार्ट्स हैं, स्वर तंत्र हैं जिससे हमारा उच्चारण होता है, उनके आपस में सटने के कारण हो रहा है। इसलिए इस व्यंजन को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण मुंह के जो तंत्र हैं जिससे स्वर निकलता है, आवाज निकलती है, उसके आपस में स्पर्श के कारण, सटने के कारण होता है। अब आप देखेंगे जब हम क का उच्चारण करेंगे तो ये ध्वनि हमारे कंठ से निकलती है, इसलिए इसे कंठ वर्ण कहते हैं। और चूंकि क, ख, ग, घ, अंग ये पांचों वर्णों का उच्चारण कंठ से हो रहा है और इस पांचों वर्णों का पहला अक्षर क है, इसलिए क वर्ग, इसको क वर्ग कहते हैं। अगर हम क वर्ग कहेंगे तो क वर्ग कहने का मतलब हुआ कि इसमें ये पांचों वर्ण सम्मिलित हैं। अगर आपसे कोई कहे कि ग किस वर्ग का व्यंजन है तो आप सीधा कहेंगे कि ग क वर्ग का व्यंजन है। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि उस व्यंजन के पहले अक्षर के आधार पर, वर्ग के पहले अक्षर के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। चूंकि क, ख, ग, घ, अंग का पहला अक्षर क है तो ये क वर्ग कहलाता है। च, छ, ज, झ, ञ का पहला अक्षर च है तो ये च वर्ग के अंतर्गत आता है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ का पहला अक्षर ट है, इसलिए ट वर्ग के अंतर्गत आता है। त, थ, ध, ध, न का पहला अक्षर त है, इसलिए ये त वर्ग के अंतर्गत आता है। और प, फ, ब, भ, म का पहला अक्षर प है, इसलिए प, फ, ब, भ, म जो है वो प वर्ग के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पे, चूंकि क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण जो है कंठ से होता है, इसलिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी इन पांचों ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। च, छ, ज, झ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है तालु यानी दांत के ऊपर वाले पोर्शन को हल्का सा स्पर्श करती है या उस तरफ थोड़ा सा लपकती है, तो आप देखेंगे कि तब जाके च का उच्चारण होता है। तो यानी कि जीभ का तालु के समीप जाना ये जो है और तब जाकर के इन वर्णों का उच्चारण होता है, इस कारण इसे हम तालव्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, अड़। जब हम ट, ठ, ड, ढ, अड़ यानी ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है सीधे ऊपर यानी मूर्धा को जाकर के स्पर्श करती है, इस कारण ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है।
क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ मूर्धा को जाकर के स्पर्श कर रही है। उसके बाद में हम लोग त थ द ध न, चूंकि त थ द ध न का पहला अक्षर त है, इसलिए ये तवर्ग के अंतर्गत आता है। और जब हम तवर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांत को स्पर्श करती है। दांत को स्पर्श करने के कारण इसे दंत वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है। अंत में प फ ब भ म जो है, प फ ब भ म का पहला अक्षर प है, इसलिए इसको पवर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और चूंकि प वर्ग के उच्चारण में हमारे दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं, आपस में सटते हैं, इसलिए इसे हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी वर्णमाला में या संस्कृत वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन जो है 25 हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5, और कुल 25 संख्या है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि हिंदी या संस्कृत वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 25। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है, और स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में। प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। अब हम इसके बाद देखते हैं य, र, ल, व की ध्वनि का उच्चारण। आप देखेंगे य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि ये तो व्यंजन के अंतर्गत है, तो इसे अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। यहाँ पे हमारे व्याकरणकर्ताओं का कहना है कि य, र, ल, व की ध्वनि ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है। अब आप देखेंगे कि य, र, ल और व, इन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है। ई के बाद अगर अ की ध्वनि आती है तो य बन जाता है। अगर ई के बाद, ई स्वर के बाद अगर अ की ध्वनि आती है तो ई और अ मिलकर के य बन जाता है। उसी प्रकार से री के बाद अगर अ की ध्वनि आती है तो ये र बन जाता है। री के बाद अगर अ की ध्वनि आती है तो ये ल बन जाता है, और उ के बाद अगर अ की ध्वनि आती है तो ये व बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इन वर्णों की रचना जो है 2 स्वरों के मिलने से हुई है, और परिवर्तन इसमें हुआ है, और तब जाकर के इस व्यंजन की रचना हुई है। यही कारण है कि य, र, ल और व को अर्ध स्वर कहा जाता है या अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जो न तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है। अब इसके बाद हम देखेंगे तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुखावयवों के, यानी जो उच्चारण के तंत्र हैं, जो उच्चारण के अंग हैं, स्वर तंत्र हैं, जहाँ से घर्षण करके आवाज जो है बाहर निकलती है, रगड़ के कारण बाहर निकलती है, तो आप देखेंगे कि एक ऊष्म वायु आपके मुंह से बाहर आएगी। जब भी आप तालव्य श का उच्चारण करेंगे, यानी अपनी जीभ को तालु से स्पर्श कराएंगे, और तब एक रगड़ के कारण इसे व्यंजन वर्ण का उच्चारण होगा और ये ऊष्म वायु बाहर निकलेगी। आप इसे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। श उच्चारण करके देखिएगा तो आपको एक हवा आपके हाथ से स्पर्श करेगी, टकराएगी, यानी इसका उच्चारण करते समय आपके मुखावयव से एक ऊष्म वायु बाहर निकलती है। इस कारण तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उस व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। श, स, ह, इन वर्णों का उच्चारण करते समय एक ऊष्म वायु बाहर निकलती है। इस कारण इसका वर्गीकरण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत किया गया है। अब सबसे अंत में है कटाक्ष, त्र और ज्ञ। इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं,
क्योंकि इन वर्णों की रचना जो है दो वर्णों की मेले से हुई है। अब आप देखेंगे कटाक्ष की रचना जो है इसे क्षत्रिय वाला छा भी कहते हैं। तो क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ के मिलने से बना है। क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ के मिलने से कटाक्ष की रचना हुई है। उसी तरह से त्र जो है वो त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ के मिलने से त्र की रचना हुई है। और ज्ञ जो है आपका ज हलंत जोड़ य ञ और जोड़ अ, यानी ज और ञ के साथ जब अ मिला है तो बना है ज्ञ। यही कारण है कि इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो व्यंजन वर्ण आपस में मिले हैं। क के साथ मूर्धन्य श मिलके क्षत्रिय वाला छ, त के साथ र मिलके त्र और ज के साथ ञ मिलके ज्ञ की रचना की है। और अगर इसमें हम अ की ध्वनि जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाएगा, और अगर अ की ध्वनि हम नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पर हलंत हो जाएगा। इस प्रकार से इन व्यंजनों की रचना होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, और आप उन तमाम विद्यार्थियों को जिसको कि वर्णमाला की रचना को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे, और मेरे इस प्रयास को प्रोत्साहन देने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।